वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। शिक्षक संबंधी कुछ सारे खबर लेकर के आए हैं, तो यहाँ पर आपको बल्क में पूरी खबर मिलेगी। खबर थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन पूरी जानकारी आपको मिलती है। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। देखिए खुशखबरी वाली बात है, छठे चरण की तुरंत बाद होगी 7वें चरण की प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति। देखते हैं इसकी डिटेल्स। और भी खबर है साथ में, तो देख सकते हैं यहाँ पर छठे चरण के तुरंत बाद जो है 7वें चरण की प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति होगी। इसके संबंध में जानकारी आई है और ये जानकारी राज्य में छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली समाप्त होते ही 7वें चरण के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली अंतिम पड़ाव पर है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसमें 94,000 में 38,000 का सिलेक्शन हुआ है। थर्ड काउंसलिंग चल रही है नगर निकाय, प्रखंड पंचायत सभी स्तरों पर, और निगरानी विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी मुस्तैदी अपनाई जा रही, वीडियोग्राफी कराई जा रही, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आप जान रहे हैं, तो ये अंतिम पड़ाव में है। 7वें चरण के शिक्षकों की नियुक्ति जो है, नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने के मद्देनज़र शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कहा है कि वह शैक्षणिक सत्र 2019-21 के डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट यथाशीघ्र निर्गत करने पर विचार करे। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। तो पत्र में कहा गया कि रिजल्ट के में विलंब होने से कहीं परीक्षार्थी सीटीईटी का परिणाम ना अमान्य हो जाए, इसलिए जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो है इसे जल्द से जल्द इसे रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया है, विलंब ना हो। तो इस समय देख सकते हैं यहाँ पे छठे चरण के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया जो होगी वो तुरंत शुरू होगी और ये जो है अंतिम पड़ाव पर है। यहाँ पे बताया जा रहा है अंतिम पड़ाव पर जितने भी छात्र अभ्यर्थी 7वें चरण हाई स्कूल एस्टेट के लिए और +2 के लिए अवेटेड हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी भरा पल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई है। अगला न्यूज़ देखते हैं हम लोग। निलंबित शिक्षकों के मामले में शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगी है स्पष्टीकरण। और तो यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सहरसा को छोड़कर सभी जिलों के डीओ से पूछा है कि कितने शिक्षक निलंबित हैं, 24 घंटे के अंदर सूचना दें। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ने गुरुवार को डीओ को पत्र भेजा है। कहा शिक्षकों के नाम पदनाम के साथ विद्यालय निलंबन की तिथि के साथ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की तिथि समिति पूरी रिपोर्ट देनी है। पिछले साल 28 अक्टूबर को भी इसी संबंध में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन जिलों से सूचना नहीं आई। यह बेहद खेदजनक है। अगली खबर जो है फेशियल रिकॉग्निशन के संबंध में है। फेशियल रिकॉग्निशन के खिलाफ देश का पहला मामला दर्ज हुआ। वजह पुलिस ने बिना कारण मोबाइल में फ़ोटो खींची और निजी कंपनियां किसी का डाटा शेयर और सार्वजनिक नहीं कर सकती है, पर यह नियम सरकार पर लागू नहीं है। क्या कभी किसी पुलिसकर्मी ने बिना वजह रोककर मोबाइल में आपकी तस्वीर खींची है? अगर हाँ तो ये खबर गौर से पढ़िए। तेलंगाना में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीकी के खिलाफ देश का पहला मामला दर्ज हुआ है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब की मांग की है। दरअसल हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में पुलिस ने 38 साल के मसूद को रोका और फ़ोटो खींच ली और उन्हें फिक्र हुई तो वह वजह पूछी, पर कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद उन्होंने केस दायर कर दिया। उनका तर्क था, मैं मुसलमान हूं और ऐसे अल्पसंख्यकों के साथ लगातार काम करता हूं जिन्हें पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है, इसलिए मुझे डर है कि मेरी फ़ोटो का दुरुपयोग किया जा सकता है। देश में डेटा सुरक्षा को लेकर कड़े कानून नहीं हैं, ऐसे में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक कितनी है सही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में निजता के अधिकार को मान्यता दी थी, मगर उसके बाद डेटा सुरक्षा पर संसद में अभी तक कानून नहीं बना है। आईटी एक्ट के तहत बायोमेट्रिक डाटा में सेंसिटिव माना जाता है। निजी कंपनी किसी का डाटा शेयर और सार्वजनिक नहीं कर सकती है, पर यह नियम सरकार पर लागू नहीं है। क्या यह निजता के अधिकार का हनन नहीं है? सरकार का यह तर्क सही है। हम किसी को निजता का हनन नहीं करते, हम किसी के घर में घुसकर तस्वीरें नहीं ले रहे हैं
और तकनीक का इस्तेमाल अपराधियों के पर नज़र रखने के लिए किया जा रहा है। क्या इस आधार पर सरकार जानकारी ले सकती है? दिल्ली दंगों के बाद गृह मंत्री ने इस तकनीक के इस्तेमाल को स्वीकारोक्ति की थी। क्या इसे रोकने के लिए हम चुनौती दे सकते हैं? कैसे? तो प्राइवेसी व आधार कार्ड के फैसलों में लोगों की निजता सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई मापदंड बनाए थे। उनके अनुसार सरकार की कार्रवाई को 4 कसौटियों पर खरा उतरना जरूरी है। पहला, कानून सम्मत; दूसरा, जरूरत; तीसरा, अनुपातिकता; चौथा, वैधानिक प्रक्रिया; और सुरक्षा इसके उल्लंघन पर चुनौती दे सकती है। तो बता दें कि तेलंगाना में 38 वर्षीय मसूद हाईकोर्ट पहुंचे, राज्य सरकार को नोटिस भी दी गई है। अगली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने निजी नीट पीजी के आरक्षण के तर्क और कारण बताए। आरक्षण मेरिट के खिलाफ नहीं, सामाजिक न्याय है। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेजुएट होने से किसी की आर्थिक या सामाजिक स्थिति नहीं बदल जाती है, और आदेश की प्रमुख बातें यह है कि परीक्षा में अर्जित अंक एकमात्र मानदंड नहीं हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी के फैसले में नीट पीजी में 27% ओबीसी और 10% जो है आपको ईडब्ल्यूएस केंद्रीय कोटा मंजूर कर चुका है। लेकिन इस दिन कोर्ट ने इस फैसले के कारण नहीं बताए थे कि कोर्ट ने गुरुवार को कारण बताए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस बोपन्ना के बेंच में। और आरक्षण मेरिट योग्यता के खिलाफ नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि सामाजिक न्याय है। आरक्षण मेरिट या योग्यता के खिलाफ नहीं बल्कि सामाजिक न्याय है। मेरिट के साथ आरक्षण भी दिया जा सकता है, इसे विरोधाभासी नहीं मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी। दलील थी कि किसी उम्मीदवार को ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होने पर मिलता है, जो कि गलत है। इस पर केंद्र ने कहा था कि यह मापदंड सही है, लेकिन यहाँ पर जो है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस बोपन्ना की बेंच ने कहा ग्रेजुएट होने के बाद किसी व्यक्ति की आर्थिक या सामाजिक स्थिति नहीं बदल जाती, इसलिए कमजोर वर्ग के उम्मीदवार की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उसके लिए आरक्षण जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्जित अंक किसी की योग्यता का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है। योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाना होगा। आरक्षण योग्यता का विरोधाभासी नहीं है। उम्मीदवार को सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की योग्यता के संबंध में प्रासंगिक बनाने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ परीक्षा मेरिट की प्रॉक्सी नहीं है। मेरिट को सामाजिक संदर्भ में देखना जाना चाहिए। यह भी हो सकता है कि जिन्हें आरक्षण दिया जा रहा है वे पिछड़े ना हो, लेकिन ऐसे कुछ उदाहरणों के आधार पर आरक्षण की भूमिका को नकारना गलत होगा। नीट पीजी यूजी में ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है, और इसमें अब कोर्ट को दोबारा समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। सरकार को अब दोबारा कोर्ट में की मंजूरी की जरूरत नहीं है। आरक्षण का मामला विचाराधीन है, इसलिए केंद्रीय स्तर की परीक्षाओं में इसे लागू करने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अश्विनी दुबे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं का ये स्टेटमेंट है। खबर जो है बिहार सरकार की तरफ से है, कोरोना के पाबंदियां गाइडलाइंस के संबंध में है। तो 5 जनवरी से लागू सभी पाबंदियां जो है वो 6 फरवरी तक जारी रहेगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि 6 फरवरी तक सभी पाबंदियां जो है यथावत रहेगी, और धर्म स्थल, स्कूल, कोचिंग बंद रहेंगे। दुकानें 8 बजे रात तक ही खुलेंगी। ये सारी पाबंदियां हैं। और साथ ही बता दें कि 10 से 5 नाइट कर्फ्यू है, और शादी और श्राद्ध में 50 व्यक्ति ही होंगे शामिल। पार्क, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम नहीं खुलेंगे। दफ्तर 50% क्षमता पर, और समारोहों पर भी बंदिश है। इस प्रकार से देख सकते हैं सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ कार्य होगी। सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक, राजनीतिक, मनोरंजक, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन 50% क्षमता या अधिकतम 50 के साथ होगी। समारोह पर बंदिशें रहेगी, और रेस्टोरेंट और खान पान की दुकानें 50% क्षमता के साथ चलेगी। बस, ऑटो 100% सीट की क्षमता के साथ चलेंगे। ओवरलोडिंग नहीं होगी। सभी यात्रियों की मास्क पहनना जरूरी है। इन सेवाओं को कर्फ्यू में छूट है। और बता दें कि पाबंदियों का फ़ायदा, कोरोना के मामले घटे, संक्रमण दर 3.67% से गिरकर 2.30% पर आ गई है। ये खबर आपको बता चुके हैं कि 24 घंटे के अंदर निलंबित शिक्षकों की ब्यौरा का तलब किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से।
और आपको बता दें स्कूल कॉलेज के संबंध में भी है कि 6 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज और कोचिंग। तो ये फरवरी तक गाइडलाइंस है, 6 फरवरी तक। आज जो है आपको 21 जनवरी है और अभी जो है आपको 6 फरवरी तक ये सारे गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा बिहार में। और अदर स्टेट की अलग बात है। 2 दिन नए केस में 24% की कमी आई है। अगली खबर जो है आपको है विद्यालय की आधारभूत संरचना के खिलाफ संरचना के लिए 2 अरब जारी किए गए हैं। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की आधारभूत संरचना के लिए शिक्षा विभाग ने 2021-22 के लिए 2 अरब रुपए विमुक्त किए हैं। 513 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की आधारभूत संरचना मद में प्रति विद्यालय 237.29 लाख रुपए खर्च होंगे। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड 9 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए मॉडल प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। खबर एनटीपीसी की तरफ से खबर आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, तो यहाँ से एक नोटिस दिया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जिसको एनटीपीसी बोलते हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज CEN 01/2019 इज एग्जैक्टली एज पर रूल्स। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 35,281, यहाँ 35,281 वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएट आर एलिजिबल ऑल वैकेंसीज 10+2 एलिजिबल 10,603 वैकेंसीज। तो यहाँ पे ग्रेजुएट एलिजिबल हैं सभी वैकेंसी के लिए और 10+2 के लिए जो है इसमें जो है सीमा आपको दिया गया है 10,603 वैकेंसीज के लिए। तो और बता दें कि ग्रेजुएट हैव ऑप्टेड फॉर दी 10+2 कैटेगरीज आल्सो। लीगली वी कैन नॉट बार एनी कैंडिडेट फ्रॉम ऑप्टिंग फॉर मोर देन 1 कैटेगरी ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पर लीगल रूप से जो है कोई भी कैंडिडेट ऑप्ट नहीं कर सकता है मोर देन 1 कैटेगरी ऑफ पोस्ट, मतलब एक से ज़्यादा कैटेगरी के पोस्ट को जो है ऑप्ट नहीं कर सकता है। तो वी हैव सेलेक्टेड 20 टाइम्स द वैकेंसीज इन ईच लेवल एग्जैक्टली एज पर द एग्जामिनेशन रूल्स एंड नोटिस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 20 टाइम्स यानी 20 गुना जो है यहाँ पर कहा गया था कि वैकेंसी जो है ईच लेवल एज पर द एग्जामिनेशन रूल्स और नोटिस के अनुसार जो है सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है ना, सेलेक्टेड सो बताया जा रहा है। बिलो टेबल शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द ईच लेवल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी लेवल हैं यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, जितने भी कैंडिडेट है प्रत्येक लेवल के लिए, ईच लेवल के लिए किया गया था। और यहाँ बता दें कि पे लेवल 7th CPC, नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड और टाइम्स दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है कि पे लेवल 7th CPC में 2, इसमें नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी 5,663 हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे इसमें आपको 1,13,301। उसके बाद जो है तीसरा आपका पे लेवल तीसरा में आइए तो 4,940 हैं वैकेंसीज नोटिफाइड किए गए, इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए गए 98,833। उसके बाद जो है चौथा में आइए पे लेवल में तो 161 नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 3,223 हैं। उसके बाद जो है आपको फिर पाँचवा में आइए तो पाँचवा में जो है पे लेवल में नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज हो गए 17,393। इसमें जो है नोटिफाइड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हो गए 3,47,676 और पे लेवल 7th में आइए छठा में तो 7,124 हो गया वैकेंसीज, इसमें 1,42,413 हैं। तो कुल मिला के आपको 35,281 वैकेंसीज हैं और शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं इसमें 7,05,446। तो लगभग आपको यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है तो 19.99 गुना हुआ। आपको यहाँ पर टाइम्स की बात किया जाए तो कितने गुना है, जितना सीट है उसके 20 गुना लगभग हो गया, यानी 19.99 हुआ जो रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये डेट दिया गया है आपको 20/1/2022। यहाँ पर चेयरपर्सन है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ। तो यही नोटिस आया है जो आप
लगातार आरआरबी रेलवे बोर्ड के जो तैयारी करते हैं अभ्यर्थी, उसकी तरफ से ट्विटर कैंपेन चलाया गया कि बहुत सारे का रिजल्ट जो है छूट गया है, 20 गुना रिजल्ट नहीं दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से, रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि 2.5 गुना ही रिजल्ट दिया गया है। लेकिन इसमें से जितने नंबर ऑफ़ नोटिफाइड वैकेंसीज हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हैं, उसके अनुसार देखा जाए तो 20 गुना रिजल्ट है। क्या है कि 35,281 है, आप देख सकते हैं 7,05,446 जो है शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगली गाइडलाइंस है कि फरवरी में परीक्षा कराने के लिए कोरोना के हिसाब से तैयारी। गाइडलाइन, इंटर और मैट्रिक परीक्षा में एक बेंच पर 2 ही परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। हैंड वॉश के बाद ही प्रवेश, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्पष्ट कर दिया कि 1 फरवरी से शुरू होने वाली इंटर परीक्षा और 17 फरवरी शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा में और की कोरोना गाइडलाइंस लागू रहेगी। अगली खबर है कि बच्चों के लिए दवा, मास्क के इस्तेमाल पर केंद्र का संशोधित नियम आया है। उसमें 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क से क्या कहते हैं छूट दिया गया है। बच्चे अगर मास्क नहीं भी पहनेंगे तो चलेगा, और 12 से अधिक वाले ज़रूर पहने। 6 से 11 साल तक के बच्चे के लिए पहन सकते हैं मास्क। और वैक्सीन जो है आपको देगी सुरक्षा। देश के 71% वयस्क आबादी को दोनों डोज मिली है, हार्ड इम्यूनिटी। और साथ ही आपको बता दें कि दूसरी डोज हिमाचल, जम्मू में 100% को, मध्य प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़ भी जल्द पालेंगे यह लक्ष्य। जागे शक्ति, मेट्रो सिटी में टीकों में महिलाएं पीछे। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पुरुषों से आगे हैं महिलाएं। साथ ही बता दें नए नियम है, ये बिंदु शामिल हैं 5 साल से और इससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क की अनुशंसा नहीं की गई है। 6 से 11 साल के बच्चों के लिए मास्क पहन सकते हैं। यह उनकी मास्क का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है। और 12 और इससे अधिक उम्र के किशोर को वयस्कों की तरह मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना लक्षण वाले और माइल्ड केस में एस्टेरॉयड का इस्तेमाल हानिकारक है। और साथ ही बता दें कि बिहार दूसरी से तीसरी लहर में 76% कम मौतें, तब 29 दिनों में 278 मौतें, इस बार 68 है। राज्य की संक्रमण दर भी गिरकर 2.30 रिकवरी दर 95.16% पर पहुंच गई है। स्कूली बच्चे की पढ़ाई में मददगार बनेंगे खिलौना। प्री प्राइमरी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में यह होंगे शामिल। पाठ्यक्रम में खिलौना आधारित विषय शामिल करने का निर्देश है। स्कूली शिक्षा के रुचिकर बनाने के लिए बच्चों में सोच आधारित क्षमता का विकास करने के लिए अब खिलौनों की मदद से ली जाएगी। शिक्षा मंत्रालय इसे लेकर पूरी योजना तैयार कर ली है। और इसका क्योंकि पढ़ाई जो है रुचिकर लगे, कला से जोड़ा जाए, ये सारी चीज़ हैं। और इसके लिए वेबिनार का भी आयोजन किया गया। और इसमें जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार कर कमेटी को ऐसी विषय वस्तु को चिन्हित करके उसमें खिलौना आधारित सीख को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन ने इस मौके पर वेबिनार संबोधित किया था। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश है। मंत्रालय कैसे स्कूली पाठ्यक्रम खिलौने के खिलाफ शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अगली खबर है आपको कि स्कूल में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के लिए 5 सूत्री SOP। सभी स्कूल और कॉलेज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के व्यापक दायरे में इस बार आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए 5 सूत्री SOP जारी किए गए हैं। और केंद्र सरकार द्वारा जारी इस SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है। SOP के तहत इस बात का जिक्र है कि गणतंत्र दिवस के दिन आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शिल्प परियोजना आयोजित करने का ख्याल रखना है। इसी तरह मेरी सरकार प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन होगा। इसका विषय है रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भर भारत और अपना देश अपने हथियार, वीर गाथा और वंदे मातरम के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम आयोजित होना है। अगली खबर है 63 लाख बच्चों के स्कूल में होने का रिकॉर्ड ढूंढ रहा है विभाग। मेगा सॉफ्ट राशि भेजने के दौरान हुआ मामले की खुलासा। सूबे के 1,35,00,000 बच्चे की मेगा सॉफ्ट पर एंट्री। 6 लाख स्कूली बच्चे हैं जिले में, 3 लाख से अधिक का मामला लटका है। इस तरह खोजा जा रहा है बच्चों की रिकॉर्ड। कुल बच्चों की एंट्री मेगा सॉफ्ट पर 1,35,53,654
पीएम पोषण योजना को लेकर यस का मार्क और 58,44,543 9 को मार्क, इसमें मार्क ही नहीं अंकित है 63 का, 63,44,005 का। तो ये सारे मामले हैं। मुजफ्फरपुर की तरफ से ये खबर आ रही है। तो रिकॉर्ड में विभाग ढूंढ रहा है, विभाग इस बच्चों के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। एमडीएम समेत अन्य योजना की राशि मेगासॉफ्ट के माध्यम से भेजने के दौरान इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ। यहाँ पर बता दें कि मुजफ्फरपुर में 6,05,436 लाभुकों की संख्या दी है। इसमें 1,78,178 पर यस मार्क और 33,778 पर नो मार्क है। वहीं 3,39,480 पर कोई मार्क ही नहीं है। इसी तरह पश्चिमी चंपारण की भी बात है, मधुबनी की भी बात है और समस्तीपुर की भी चर्चा इस संबंध में है। तो एमडीएम के संबंध में गोरखधंधा आप पहले से ही जान रहे हैं और अधिकारी की चेतावनी दी है कि 1 सप्ताह से इसे पूरा नहीं किया गया तो सारी जवाबदेही जिला कार्यक्रम अधिकारी पर होगी। जानते हैं कि उपनिदेशक ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के पीएम पोषण योजना कार्यक्रम अधिकारी को चेतावनी दी है। मैट्रिक की परीक्षा के संबंध में है कि अगर जूते मोजे में नहीं मिलेगा परीक्षा केंद्र में प्रवेश, तो यानी जूते मोजे अगर पहन के जाएंगे तो उनको केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा, परीक्षा देने के लिए नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर आना होगा। परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस आदेश को जारी किया है। तो बिहार बोर्ड ने शिक्षा विभाग के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी को परीक्षा को लेकर किया है अलर्ट। ओएमआर सीट और कॉपी मिलेगा एक साथ और जमा होंगे अलग अलग। ओएमआर सीट और कॉपी जो है एक साथ मिलेंगे, लेकिन जमा जो होगा वो अलग अलग होगा। और इसकी टाइमिंग जो रखी गई है पहली पाली का 9:30 बजे से 12:45 के लिए। ओएमआर सीट 11 बजे ले लिया जाएगा और 9:30 बजे से 12:15 बजे तक की परीक्षा के लिए 10:45 में ले लिया जाएगा। 1:45 से 4:30 बजे तक, 3 बजे तक ओएमआर ले लिया जाएगा। ये सेकेंड शिफ्ट के लिए है। तो ओएमआर सीट लेने का विषयवार जारी किया जाएगा शेड्यूल। कदाचार रोकने के लिए सभी केंद्र को एक साथ मिलेगा प्रश्न पत्र। और साथ ही बता दें कि 10 से अधिक बिंदुओं पर जारी की गई है गाइडलाइन। एक बेंच पर बैठेंगे अधिकतम 2 परीक्षार्थी। इंटर के 5 केंद्रों बदले गए हैं केंद्राधीक्षक। कम परीक्षा फॉर्म भरे जाने पर 10 हेडमास्टर का वेतन भी बंद किया गया है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग है। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। इसको लेकर कई बार विरोध भी हुआ है। तो जान रहे हैं कि 2004, अभी क्या चल रहा है 2022, इस तरह से 2004, 6, 2020 हो गया और 2 साल यानी 6, 2, 8 साल हो गया है पेंशन बंद हुआ। तो केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया। इसको लेकर कई बार विरोध भी हुआ है। फिर से पेंशन योजना लागू करने की मांग भी की गई है। इसी कड़ी में एक बार फिर मांग उठने लगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एम्प्लॉयज यूनियन ने बिहार सरकार से मांग किया है कि पुरानी पेंशन योजना को यथाशीघ्र लागू किया जाए। यूनियन के महासचिव श्री शंकर प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने समाजवादी सरकार बनने पर इस योजना को लागू करने की घोषणा की है। ऐसे में बिहार सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए। बिहार में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना चाहिए। इसमें संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों को भी जोड़ना चाहिए। विपक्ष के नेता भी राज्य हित और कर्मचारी हित में खुलकर सामने आए। अगली खबर जो है आपको पीयू के लॉ कॉलेज में प्रवेश परीक्षा फरवरी में होने की संभावना है। और पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में सत्र 2021-22 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसा पहली बार होगा जब पटना लॉ कॉलेज में नामांकन पूर्व निर्धारित सीटों पर नहीं होगी। छात्र संगठन चाहते हैं कि पूर्व निर्धारित 300 सीटों पर नामांकन लिया जाए। कोर्ट के फैसले की वजह से इस बार 120 सीटों पर ही नामांकन होगा। इसमें कटौती बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने की है, जिसे हाई कोर्ट से मंजूरी मिल गई है। सत्र 21-22 में नामांकन के लिए सिर्फ 60 विद्यार्थियों के 2 सेक्शन यानी 120 को मंजूरी दी गई है। 21-22 सीटों की संख्या और नामांकन मंजूरी तो नहीं मिली, लेकिन पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदन की प्रक्रिया पूरा कर लिया है।
पहले 20 नवंबर तक आवेदन की तिथि निर्धारित की थी, बाद में उसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 किया गया है। बाद में उसे भी बढ़ाकर 7 दिसंबर 2021 तक किया गया। इस बार नामांकन के लिए लगभग 1150 छात्रों ने आवेदन किया है। साथ ही आपको बता दें कि कुलपति जो है वो प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि नामांकन जो है प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। इसके लिए फरवरी के दूसरे हफ्ते में 10 से 15 फरवरी के बीच प्रवेश परीक्षा होगी। अगली खबर है आपको कि कैमूर और लखीसराय में प्रभारी डीओ शिक्षा विभाग ने तत्कालीन व्यवस्था के तहत कैमूर और लखीसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों का प्रभार वरीय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपा है। वित्तीय अधिकार के तहत इन्हें डीओ का पदभार दिया गया है। निदेशक प्रशासन सुशील कुमार ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है। डीपीओ विजय कुमार प्रसाद को कैमूर और वरीयतम डीपीओ शिवचंद्र बैठा को लखीसराय के डीओ का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अगली खबर जो है आपको डीएलएड के संबंध में है। तो डीएलएड विशेष परीक्षा का रिजल्ट जारी। बिहार बोर्ड ने डीएलएड परीक्षा 2020 का परीक्षाफल जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट बोर्ड वेबसाइट secondary-bihar-board.online.com पर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए परीक्षार्थियों को रिजल्ट सेक्शन में जाकर विशेष परीक्षा कॉलम में जाना होगा। इसके बाद अपना रोल कोड, रोल नंबर डालकर रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट के लिए परीक्षार्थी को 6 स्टेप से गुजरना होगा। अगली खबर है हजारों छात्र छात्राएं नहीं भर पा रहे हैं कॉलेज में सेमेस्टर की फीस। तो परेशानी ये है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भुगतान फंसा हुआ है। पारा मेडिकल कोर्स बीबीए के छात्रों की समस्या बढ़ी है। शिक्षा विभाग से अनुमोदन के प्रावधानों में सख्ती से परेशानी है। 60 से अधिक संस्थान राज्य से परेशान हैं और 2 महीने से लगा रहे हैं शिक्षा विभाग की दौड़। तो भुगतान करने वाली एजेंसी ने फंसाया है पेंच। जिस एजेंसी के जरिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भुगतान होना है वो अभी निजी संस्थानों को पत्र लिखकर शिक्षा विभाग से अनुमोदन का मसला उठ रही है। अब तक भुगतान की प्रक्रिया इस तरह पर पेंच नहीं फंसा है। छात्रों का कहना है कि अनुमोदन प्रावधानों में इस नई सख्ती समस्या सामने आई। AQU संस्थानों के शिक्षा विभाग पदाधिकारियों को इसका जल्द समाधान निकालने की गुहार लगाई है। इधर निजी कॉलेज भी कोरोना काल में पहले से कम दाखिला होने की वजह से समस्या झेल रहे हैं। छात्रों की फीस का भुगतान न होने से शिक्षकों के वेतन आदि ससमय भुगतान में उन्हें दिक्कत आ रही है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जुड़े निजी कॉलेज 2021-22 सत्र में दाखिला लेने वाले हजारों छात्रों के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भुगतान फंस गया है। अगली खबर है 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी प्रोत्साहन राशि। और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था से सबसे निचले स्तर पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के नियंत्रण में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। तो राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने दिए थे निर्देश। देय प्रोत्साहन राशि में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। 5 माह के लिए होगा भुगतान। जानकारी के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर के दौरान 5 माह की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। विभाग के अनुसार अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। सभी सिविल सर्जनों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। 30,000 आशा को लाभ। विभागीय सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के इस निर्देश से राज्य में करीब 30,000 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे। वहीं 20,000 ANM और करीब 9,000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी CHO प्रोत्साहन राशि का भुगतान होगा। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा शुरू पहले ही दिन 3 लाख शामिल हुए। 13 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा अगले 2 दिन में होगी। ये खबर पटना से है। और आपको 30 अंक की होती है प्रायोगिक परीक्षा। और प्रायोगिक परीक्षा जो है वह सामाजिक विज्ञान विषय का 20 अंक का प्रोजेक्ट वर्क होता है। सभी स्कूलों में 22 जनवरी तक प्रायोगिक परीक्षा ले लेनी है। इसके तुरंत बाद स्कूल द्वारा DO कार्यालय में अंक भेज देना है। DO कार्यालय द्वारा 27 जनवरी तक बोर्ड कार्यालय में अंक भेज दिया जाना है। अगली खबर है कि MLT कॉलेज में भौतिकी विभाग के लैब बॉय मांग रहे हैं रिश्वत। प्रैक्टिकल के लिए 300 नहीं देने पर छात्रों को फरमान। गेट आउट कर दिया गया। वायरल वीडियो को संपादित अंश। लैब बॉय शैलेंद्र 300 रुपये तक का विषय का लगेगा। रोल नंबर लिखो, पैसा जमा करो, नहीं तो जाओ गेट आउट। छात्र 2 विषय का कितना है? तो शैलेंद्र मिश्र 2 विषय का 600 रुपया, नहीं तो भागो यहाँ से। ऐसे मांगे जाने के बाद विद्यार्थियों ने वीडियो को वायरल कर दिया।
जिसके बाद विभागाध्यक्ष ने प्रयोगशाला प्रभारी से स्पष्टीकरण पूछा। एमएलटी कॉलेज के लैब असिस्टेंट शैलेंद्र मिश्र, जिन्होंने छात्र से प्रायोगिक परीक्षा के लिए पैसों की मांग की थी, और भौतिकी विभागाध्यक्ष ने 2 विभागों को में मांगा था जवाब। विभागाध्यक्ष ने प्रयोगशाला प्रभारी से कहा कि उक्त मामले में बिंदुवार स्थिति स्पष्ट करें ताकि महाविद्यालय प्रशासन को वास्तविकता की जानकारी दी जा सके। साथ ही 2 दिनों में जवाब प्रस्तुत करने को भी बात कही गई है। ये एमएलटी कॉलेज विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये खबर सहरसा से है। अगली खबर जो है आपको, हाई कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद एडमिशन की कवायद शुरू। पटना लॉ कॉलेज में 1/3 शिक्षक, नतीजा 300 नहीं 120 का ही दाखिला। तो 300 विद्यार्थियों के लिए होने चाहिए थे तय शिक्षक और 15 क्लासरूम। पटना लॉ कॉलेज में अभी 7 अस्थायी शिक्षक हैं, जबकि 8 शिक्षक बतौर गेस्ट फैकल्टी हैं। नामांकन के लिए कुल 1100 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। एलएलबी के पाठ्यक्रम के लिए फरवरी के दूसरे हफ्ते में आयोजित की जाएगी प्रवेश की परीक्षा। शिक्षकों की कमी है। पटना में पीपीयू के 3 कॉलेज को मंजूरी मिली है। अब शुरू हो सकेगी दाखिले की प्रवेश परीक्षा के साथ आधार पर होगा नामांकन। यहाँ पर देख सकते हैं पटना के पीपीयू में कॉलेज में जिसे 2021-22 के लिए पटना पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की 3 कॉलेज एलएलबी कोर्स के लिए अनुमति मिली है। इसमें फैकल्टी ऑफ लॉ एलएलबी पाठ्यक्रम के एक सेक्शन को मंजूरी मिली है, जिसमें 60 विद्यार्थियों का नामांकन है और हर सेक्शन में 60 विद्यार्थी होंगे, यानी कुल 300 सीटें हैं। और सीटों में कटौती की गई है जबकि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के सीटों में कटौती की गई है। 3 ईयर एलएलबी कोर्स में 180 सीटों और 5 ईयर बीए एलएलबी में 120 सीटों की मंजूरी, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण यहाँ पर ईयर एलएलबी कोर्स 120 सीटों पर 5 ईयर एलएलबी में 60 सीटें के लिए मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए 3 ईयर, यहाँ पर कौन कौन है। 3 ईयर के लिए कोर्स है 180 सीट और 5 ईयर के लिए 120 सीट, और इस तरह से 5 ईयर और 3 ईयर का कोर्स है। देखिए यूपी सरकार का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, यहाँ पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करेंगे अखिलेश ने कह दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा घोषणा कर दिया, गेम खेल दिया है। तो वहाँ जानते हैं कि यूपी में चुनाव है और सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है वहाँ। सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम भी शुरू करेंगे। यश भारती सम्मान को भी फिर से व्यापक स्वरूप देंगे और मैनपुरी के करहल सीट से लड़ेंगे सपा प्रमुख समाजवादी अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव मैनपुरी जिले की करहल सीट पर मैदान में उतरेंगे सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष वर्मा। और इस प्रकार से देख सकते हैं अखिलेश इसी सप्ताह कहा था कि आजमगढ़ की जनता से पूछकर ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पर बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक और अध्यापक सहित लगभग 12 लाख कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था बहाल होने से बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम भी चुनाव के बाद सपा सरकार बनने पर शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सपा की पिछली सरकार में सरकार की कर्मचारियों के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम लागू करने की कार्य योजना बनाई गई थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसका सिर्फ नाम बदल दिया मगर लागू अभी तक नहीं किया। और कहा कि सपा सरकार बनने से उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिष्ठित यश भारती सम्मान को भी फिर से व्यापक रूप से बहाल किया जाएगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार दुराग्रह से प्रेरित होकर यश भारती सम्मान को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सपा सरकार बनने पर राज्य स्तर पर भारतीय सम्मान, नगर स्तर पर नगर भारतीय सम्मान भी शुरू किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि बहुत बड़ी घोषणा है अखिलेश यादव की तरफ से यूपी चुनाव के लिए। अगली खबर है कि कक्षा में जगह नहीं तो पंडाल में बैठाकर लिया जाएगा परीक्षा। इंटर और मैट्रिक परीक्षा परीक्षार्थी के बीच सामाजिक दूरी को सख्ती से होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पंडाल बनाया जाएगा और पंडाल में के नीचे एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगली खबर है कि शादियों के लिए जो है मुहूर्त यहाँ पर दिया गया है। मुहूर्त देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर के लिए। दिसंबर तक विवाह के 92 शुभ मुहूर्त हैं। तो शादियां सिर्फ अगस्त, सितंबर से अक्टूबर में चतुर्मास के कारण नहीं है लगन। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो है लगन नहीं है।
और होटल और शादी स्थलों की बुकिंग के लिए लोग कर रहे हैं संपर्क। जनवरी में 20 से लेकर के 29 तक है, फरवरी में 4 से लेकर के 19 तक है, मार्च में खरमास आ जाएगा। ये सारी चीज़ तो लगातार है, देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 को लगातार शादियां हैं। फरवरी में 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17 और 18, 19 है। मार्च में खरमास है। फिर अप्रैल से आपको शुरू हो जाएगी, 15 अप्रैल से 15 से 27 तक चलेगी। और मई में 2 से लेकर 24 तक 31 तक रहेगी। जून में आपको 1 से लेकर के 23 तक, जुलाई में 2 से 10 तक, और अगस्त में चतुर्मास है, और सितंबर में चतुर्मास है, अक्टूबर में चतुर्मास है। इसलिए फिर नवंबर से चलेगी 24 से 29 तक, दिसंबर में 2 से लेकर के 16 तक है। तो ये सारे शुभ दिन हैं शादियों के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। रहे न बेखबर, कुछ खास खबर शिक्षकों के लिए लेकर के हम आते हैं, कुछ वैकेंसीज वगैरह लेकर के आते हैं। तो चलिए, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब था शेयर जरूर कर दें, लाइक ज़रूर दबाएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट भी करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।